रिबर्थ ऑफ डोमिनेटिंग डेविल, एपिसोड 16। रात का वक्त। मूनलाइट होटल। एक गाड़ी रात के लगभग 10:30 के आसपास वहां आकर रुकी। अर्नव उसमें से बाहर आया और फिर अंदर की तरफ चला गया। उसने अपना फोन निकाला और उसमें एक रूम नंबर लिखा हुआ था। वह तुरंत रिसेप्शन पर गया और रूम की चाबी ली और वहां से ऊपर की तरफ चला गया। वह लिफ्ट में आया और खुद से बोला, इस लड़की ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वह भी रात को। घर पर भी झूठ बोलकर आया हूं इसकी वजह से। इसके बाद लिफ्ट फ्लो पर आकर रुकी और उस फ्लो पर उसका रूम था। वह रूम के बाहर आया और चाबी से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर बढ़ गया। कमरा बिल्कुल अंधेरे में था और उस होटल रूम की बालकनी से पायल की आवाज आ रही थी। तभी अचानक से कमरे में रोशनी हो गई। वह सारी की सारी रोशनी आर्टिफिशियल मोमबत्तियों की थी, जो कमरे को एक रोमांटिक और इंटेंस लुक दे रही थी। अर्नव ने आगे आते हुए कहा, सरगम, सरगम। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी, जहां एक बड़ा सा हॉट शेप बना हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे रोज पेटल्स बिछाए हुए थे। अर्नव को अचानक से गर्मी सी लगने लगी और वह अंदर की तरफ आया और बोला, सरगम कहाँ हो? तभी उसने बाहर बालकनी के पास सरगम को देखा। उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि उसने बैकलेस ब्लाउज पहन रखा था, जिसमें सिर्फ पीछे एक डोरी थी और वह पतली सी व्हाइट कलर की साड़ी में थी। अर्नव आगे आया और धीरे से बोला, सरगम, सरगम। सरगम मुड़ गई, तो अर्नव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, क्योंकि उसका ब्लाउज भी डिप था, जिसमें उसकी क्लीवेज साफ साफ नजर आ रही थी। अर्नव ने कहा, यह क्या है? सरगम ने कहा, मोहब्बत, हमारी मोहब्बत। अर्नव ने अपनी आंखें खोली और अच्छे से सरगम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी के पास एक स्टोन लगा हुआ था और पतला सा चेन टाइप का कवर बन पड़ा था। साड़ी इतनी ज्यादा सॉफ्ट और पतली थी कि उसके फिगर को अच्छे से बाहर ला रही थी। सरगम ने बस एक अंगूठी अपनी उंगली में पहनी हुई थी और कुछ नहीं पहना था। अर्नव ने कहा, तुम इस तरीके से तैयार क्यों हुई हो? ये कमरा और यह कमरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी की फर्स्ट नाइट हो। सरगम उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हाँ, फर्स्ट नाइट के लिए है, हम दोनों की फर्स्ट नाइट के लिए। मैं शादी के बाद नहीं, शादी से पहले ये सब चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू, अर्नव। अर्नव हैरान हो गया और बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या बोल रही हो? शादी से पहले कभी नहीं। इसके बाद उसने सरगम का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। सरगम ने इस बार उसके चेहरे को पकड़ा और उसे अपने करीब लाते हुए बोली, और कोई ऑप्शन नहीं है। अर्नव ने कहा, वॉट डू यू मीन बाय ऑप्शन? क्या हुआ है तुम्हें? सरगम ने अपनी आंखें बंद की और उसके माथे से अपना माथा टकराया। गहरी गहरी सांस लेने लगी और अर्नव लग गया कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर घर में उसे किसी ने कुछ कहा है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा उदास हुई है। इसलिए उसने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसका चेहरा देखते हुए बोला, क्या हुआ है सरगम, बताओ। सरगम ने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी मेरी शादी कराना चाहती है अपनी पसंद के एक लड़के से। मुझे पक्का पता है कि वह इसी हफ्ते में किसी लड़के को ले आएंगी और मेरी एंगेजमेंट कर देंगी। ये सब आज खत्म होने से पहले वो मेरी शादी भी कर देंगी। अर्नव इस पर हैरान हो गया और उसने सरगम को एकदम से छोड़ दिया। उसके कदम लड़खड़ा गए, जिस पर सरगम ने उसके कंधों को पकड़ा और उसके पास आते हुए बोली, आज ये कमरा, आज की यह रात हम दोनों को पूरी तरीके से एक कर देगा। चाहे मम्मी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरी शादी फिर किसी और से नहीं हो पाएगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अभी प्यार पहले मिले या बाद में मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे आपका प्यार चाहिए, प्लीज दे दो। मुझे पता है कि आप ये कहोगे कि मेरी उम्र नहीं है, अभी मुझे पेन बहुत ज्यादा होगा। मैं सहन कर लूंगी, पेन सहन करने के लिए रेडी हूँ, हर दिन करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपसे दूर रहकर ये सब सहना नहीं कहा जाता। किसी और से सगाई कर लो, मुझसे शादी कर लो, उससे तो अच्छा मैं इस वक्त मर जाऊंगी और एक जिंदा लाश की तरह चलती फिरती रहूंगी। मुझे वही सरगम चाहिए जो पहले थी, खुलकर रहती थी। लेकिन जब से मम्मी के दिमाग में वह सब आया है, मैं खुलकर जीना भूल गई। मैं दूसरों के लिए मुस्कुराना भी कोई मुस्कुराना होता है क्या? मुझे नहीं मुस्कुराना ऐसे, प्लीज प्लीज हीरो। अर्नव ने उसका हाथ हटाया और कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने वादा किया है कि सिर्फ शादी से पहले मैं तुम्हें किस करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम दोनों के बीच वह फाइनल लेवल शादी के बाद आएगा। सरगम ने कहा, लेकिन ऐसे आप मुझे किसी और की हो जाने दोगे? क्या आप देख पाएंगे मुझे किसी और का होते हुए?
मैं तो आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, और ना ही होने दूंगी। अब आप बताइए कि आप ये चीज मेरे ऊपर होते हुए देख सकते हैं? अर्नव ने कहा, मैं होने ही नहीं दूंगा, तो देखने की बात कहां से आए? सरगम ने कहा, लेकिन मेरी माँ को कौन समझाएगा, वो नहीं समझने वाली। इसीलिए मैं चाहती हूं कि हम दोनों पूरी तरीके से एक हो जाएं। कम से कम ये रहेगा कि मैं जब किसी की पहले से हो चुकी हूं, तो किसी और से शादी कैसे कर सकती हूं? और वैसे भी इंडिया में सबको वर्जिन लड़की चाहिए, जिसका कोई बॉयफ्रेंड न हो, किसी के साथ उसने अफेयर न रखा हो। पर मैं रख रही हूं, अब मुझे बॉयफ्रेंड भी चाहिए और फिर भी रखना है और उसके बेहद करीब भी जाना है। बहुत हो गया ये प्यार, प्यार से प्यार करना और नहीं होता। मुझे अब आगे बढ़ाना है। भागकर शादी मुझे करनी है या नहीं, मैं भी नहीं करूंगी। मुझे अपनी फैमिली की खुशी चाहिए शादी में। मैं चाहती हूँ कि वह दोनों हमें अच्छे से आशीर्वाद दे शादी के बाद, लेकिन वह तब पॉसिबल है जब हम दोनों एक बार एक हो जाएं। सिर्फ एक बार के बाद नहीं बोलूंगी कभी, उसके बाद सीधा शादी के बाद। अर्नव ने कहा, मेरे हिसाब से सब कुछ शादी के बाद हो तो ज्यादा अच्छा है। सरगम ने इस पर थोड़ा गुस्से से कहा, अरे शादी के बाद मेरे करीब आप नहीं, वो दूसरा लड़का आएगा। आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना? मुझे पता है। और आपको क्या लगता है कि मेरी मां मान जाएगी? पिछले 7-8 महीने से समझाने की कोशिश कर रही हूं, समझ रही है क्या? वो नहीं समझ रही और ना ही कभी समझने वाली है। वो मेरी शादी पक्का किसी और से करवा देगी। फिर मत बोलना कि सरगम, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया और तुम किसी और के साथ चली गई। मैं थक गई हूं, अब मुझे उनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं सच में किसी और से शादी कर लूंगी, और अगर वह मेरे करीब भी आएगा ना, तो भी मैं उसे नहीं रोकूंगी, और ना ही उसे कभी यह बोलूंगी कि जिंदगी में मैंने पहले किसी से प्यार किया है। कभी नहीं बोलूंगी, कभी कभी नहीं। इसके बाद सरगम सामने से उसे दूर हुई और फिर कमरे के अंदर जाने लगी, तो अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नव का दिल जैसे बाहर आकर धड़कने लगा था जब सरगम ने ये कहा कि उसे कोई और अपने साथ लेकर जाएगा और उसके साथ रात बिताएगा। अर्नव को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और उसने तुरंत उसे अपनी तरफ खींचा। उसने सरगम के होठों पर अपनी सख्त होठों को रख दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। इस पर सरगम की सांसें उखड़ गईं और उसके हाथ अपने आप अर्नव के कंधे पर आ गए, लेकिन उसने अर्नव को बिल्कुल भी अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने करीब आने की कोशिश की। अर्नव ने जो किया उसे करने दिया। अर्नव ने 10 मिनट बाद उसे छोड़ा और कहा, दोबारा बोलो कि तुम उसके करीब जाओगी। सरगम ने कहा, अगर आप नहीं आओगे तो कोई और आ ही जाएगा ना। वह भी बिल्कुल जिद्दी तरीके से बात कर रही थी। अर्नव ने अपने हाथों को सरगम के बालों के पास लेकर गया और उसे खींचकर एक तरफ कर दिया। सरगम का सिर ऊपर की तरफ हो गया और उसने अपने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा। अर्नव ने उसके चेहरे के करीब जाते हुए अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ये शब्द अपनी जबान से कभी मत निकलना, समझी? सरगम मिश्रा, तुम पर सिर्फ और सिर्फ अर्नव सिंह रायजादा का हक है और किसी का नहीं। कोई आए तो सही, मेरी सरगम के लिए उसकी खाल उतार दूंगा। प्यार देखा है ना अभी तक, सिर्फ गुस्सा नहीं देखा। और शायद तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो और तुम्हारे साथ गुस्सा दिखाना पड़ेगा। सरगम को दर्द हो रहा था और वो हल्का हल्का चीख भी रही थी, लेकिन उसने अर्नव को एक बार भी नहीं कहा कि वो उसे छोड़ दे। अर्नव को हद से ज्यादा गुस्सा आया था और यह बात को समझ रहा था। उसने सरगम को गुस्से से देखा और देखा कि अर्नव का गुस्सा कितने हाई लेवल पर चला गया था। अर्नव ने खींचकर उसे बेड की तरफ धक्का दिया। सरगम सीधा बेड पर जाकर गिर गई और उसके हाथ पैर हल्के से लगे। उसके मुंह से निकला, आउच। अर्नव को बस यह एक लाइन बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि सरगम किसी और से शादी भी करेगी और उसके करीब भी जाएगी और वो अर्नव को भूल जाएगी। ये बातों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह उसके पास गया और उसने अपनी गर्दन को किसी साइको की तरह घुमाया। उसने अपने हाथ से सरगम की गर्दन पर अपना हाथ फेरा और फिर सरगम की तरफ झुका। सरगम को डर लगने लगा अर्नव के इस रूप से। अर्नव उसके पास आया और उसके जो पैर बेड से नीचे लटक रहे थे उन्हें ऊपर की तरफ किया और फिर एकदम से उसके ऊपर आ गया। उसने उसके गर्दन पर अपने होंठ रखे और सरगम को यह महसूस हो रहा था कि इसमें जरा भी जेंटलनेस और सॉफ्टनेस नहीं है, ये हद से ज्यादा हाश और वाइल्ड है। अर्नव ने कहा, प्यार चाहिए ना, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बस ये शब्द मत बोलना। इसके बाद उसने सरगम की गर्दन को बाइट करना शुरू किया।
उसका बाइट ऐसे कर रहा था जैसे वह कोई वैम्पायर हो और उसका सारा खून निकाल देना चाहता हो। सरगम की जोर से चीख निकल गई और उसने अर्नव के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। लेकिन अर्नव ने उसके दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर किया। फिर उसने उसके पूरे गले को अपनी दांतों से ढक दिया और फिर उससे लिक लगा, जैसे किसी साइको की तरह, जैसे सामने कोई सॉफ्ट कैंडी पड़ी हो और अर्नव उसे लिख रहा हो। अर्नव उसे बहुत ही बुरी तरीके से काट रहा था, जिस पर सरगम की चीखें निकल रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज तक अर्नव ने ऐसा बिहेव सरगम के साथ नहीं किया था, लेकिन सरगम ने उसे मजबूर किया था। उसने उसे गुस्सा दिलाया था अपने शब्दों से। उसने ऐसे कैसे कह दिया कि उसके शरीर के पास कोई और आएगा। उसने अर्नव के प्यार की इज्जत और रिस्पेक्ट की, लेकिन अर्नव को यह बात हजम नहीं हुई। अर्नव ने सरगम के गले के साथ साथ उसके गाल को भी काटना शुरू किया, जिस पर सरगम और भी ज्यादा चिल्लाने लगी और रोने लगी। वो अर्नव को दूर करना चाहती थी, अब क्योंकि उसे ये करना नहीं चाहिए था। उसे वह चाहिए था जो उससे प्यार करता था, लेकिन इसमें गलती उसकी थी। उसने अर्नव को सया क्यों किया? वह प्यार से भी प्यार मांग सकती थी, लेकिन उसने गुस्से से प्यार मांगा। वो वापस अर्नव के पास आई और उसे अपने होठों में दबा लिया। इस बार अर्नव ने उसे नहीं चूमा, बल्कि उसे जैसे खा रहा था। सरगम की बॉडी शिवर करने लगी अर्नव के करीब आने से और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। अचानक से अर्नव का पैर सरगम के पैर से टकराया तो वह होश में आ गई। उसने अचानक से एक ठंडी लहर अपनी बॉडी में महसूस की और तुरंत अर्नव को दूर किया। उसने देखा कि बस उसने उसकी गर्दन पर किस करने से उसे बेजान कर दिया है। उसका इश्क डोमिनेटिंग हो गया है। सरगम ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था। जब अर्नव ने देखा कि उसने कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होकर उसकी गर्दन को काट दिया है, तो उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। फिर सरगम को एकदम से खड़ा किया और अपनी बाहों में बैठाया। ये देखकर सरगम ने अपना सिर अर्नव के कंधे पर रख दिया और कहा, बहुत तेज काटा आपने। सरगम ने बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिद की थी। ये सुनकर अर्नव ने उसकी गर्दन की तरफ से उसके बालों को एक तरफ झटका और फिर धीरे से वहां पर फूंक मारने लगा। वहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था, इतनी तेज काटा था उसने। लेकिन जैसे ही सरगम को अर्नव की फूंक से निकली हवा अपनी गर्दन पर महसूस हुई, वो बिल्कुल पिघल सी गई। उसने अर्नव के कंधे पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। अर्नव ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसे धीरे धीरे किस करने लगा और धीरे बोला, अब अच्छा लग रहा है। ये सुनकर सरगम ने अपना सर हिला दिया और उसने कसकर अर्नव को पकड़ लिया और फिर अर्नव ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। फिर अर्नव ने कहा, आगे से ऐसा मत बोलना। सरगम ने फिर से अपना सिर हिला दिया और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए बोली, प्लीज। सरगम ने कहा, मेरी मम्मी मेरी शादी किसी और से कर देंगी, मुझे नहीं करनी। अर्नव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। फिर अगर तुम्हारी मम्मी ने शादी किसी और से करने की किसी ने कोशिश भी की तो। सरगम रोने लगी और अर्नव उसके चेहरे के ऊपर झुक गया। उसने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे हल्के से किस किया। सरगम ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और किस को महसूस करने लगी। अर्नव पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया और उसके पैरों को उसने वापस बिस्तर पर किया। धीरे धीरे उनकी किस अग्रेसिव होती गई। अर्नव ने उसके होठों को छोड़ा और फिर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। सरगम ने हल्का सा अपने चेहरे को हिलाया और उसने खुद को पूरी तरह से अर्नव को सौंप दिया। वो जितना चाहे उतना प्यार कर सकता था। फिलहाल उसे पता चल गया था कि अर्नव शादी से पहले उसे पूरी तरह से प्यार नहीं करेगा। सरगम ने कहा, पूरी तरह से ना सही, लेकिन लास्ट स्टेप को छोड़कर तो प्यार कर सकते हैं। अर्नव ने कहा, लास्ट स्टेप को छोड़कर प्यार करना मतलब अपने आप को तड़पाना है। सरगम ने कहा, अगर तड़प ज्यादा हो तो उसे भी पार कर देना और अगर नहीं हो तो छोड़ देना। ये सुनकर अर्नव उसके चेहरे को देखने लगा। वो लड़की बहुत जिद करके बैठी थी। रात के लगभग 11 बज चुके थे। अर्नव ने उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए कहा, जहां तक हमारा प्यार अब तक गया है उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि मैं तड़प जाऊंगा मैं रुक जाऊंगा। सरगम ने सिर हिला दिया और फिर अर्नव ने अपने होठों को उसके सीने पर रख दिया। सीने का हिस्सा उसके ब्लाउज से बाहर झांक रहा था। अर्नव ने अपने एक हाथ से उसकी साड़ी का पल्लू खोला जिसे ब्लाउज से सिला हुआ था। उसने पल्लू को नीचे सरकाया और उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। सरगम उसकी छुअन में खो गई।
उसने अपने हाथ अर्नव की गर्दन पर रखे और उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई। वो चाहती थी कि अर्नव पूरी तरह से आगे बढ़ जाए, लेकिन उसकी हिम्मत ज्यादा आगे नहीं जा सकती थी। उसे ये भी पता था कि किसकी जीत ज्यादा होगी, ये थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अर्नव धीरे धीरे उसके पेट पर अपने होंठ रखने लगा। सरगम उसके एहसासों में खोने लगी। अर्नव ने धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू खोलना चाहा। सरगम ने कहा, हाथ से नहीं। अर्नव हैरान हो गया और बोला, तो फिर कैसे? सरगम ने कहा, मुझे नहीं पता, पर हाथ से मत करना। अर्नव समझ रहा था कि वो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। अर्नव अपने होंठ उसकी साड़ी की प्लेट के पास ले गया, जिस पर सरगम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने अपने होठों पर हाथ रख लिया ताकि वो ज्यादा तेज न हो, लेकिन अर्नव ने अपने दांतों से उसकी साड़ी खींच दी। अब वो सिर्फ अपने ब्लाउज और पेटीकोट में थी। अर्नव फिर से ऊपर आया और अपने हाथ उसकी पीठ पर ले गया। उसने ब्लाउज का हुक खोला, जिसे सिर्फ एक हुक पर टिकाया गया था। अर्नव ने अपने दांतों से उसकी ब्लाउज की दोनों बाजुओं को नीचे की तरफ सरकाया। उसके होंठ सरगम की बाजू पर हल्की रगड़ दे रहे थे, जिस पर सरगम पागल सी हो गई। सरगम के हाथ अर्नव की शर्ट की बटनों पर आ गए। उसने धीरे धीरे उन्हें खोलना शुरू किया। अर्नव ने उसकी ब्लाउज को अपने होठों से हटाकर दूसरी तरफ किया और फिर सरगम ने उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग किया। अर्नव ने उसे पलटा और अब सरगम उसके ऊपर आ गई। उसने अर्नव के सीने को चूमा जहां उसका नाम लिखा हुआ था। सरगम को वो जगह बहुत पसंद थी, वो उसे जिंदगी भर चूम सकती थी। सरगम ने उसे किस करना जारी रखा। फिर अर्नव ने उसे वापस पलट दिया और उसकी पेटीकोट की डोरी को भी दांतों से खींचा। तभी अर्नव का फोन बजने लगा। अर्नव ने देखा कि मिताली का फोन था। उसने उसे उठाया और सरगम को बोला कि वो कुछ न बोले। दूसरी तरफ मिताली ने कहा, अर्नव तू कहाँ है? अर्नव ने कहा, किसी काम में बिजी हूं। मिताली ने कहा, रात के 11 बजे कौन सा काम है तुझे? और तू कंपनी में भी नहीं है, तेरे पापा ने अभी फोन किया था। अर्नव ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं कंपनी में हूं? मैं किसी काम से बाहर आया हूं और शायद आज रात वापस भी नहीं आऊंगा, कल आऊंगा। मिताली हैरान होकर बोली, किसी जगह चला गया तू रात को और वहीं रुकेगा? पहले तो तू कभी नहीं रुका। अर्नव ने कहा, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए, और वैसे भी आप मेरा बैकपैक तैयार कर दीजिए प्लीज। सरगम उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। दूसरी तरफ मिताली भी हैरान हुई और बोली, बैकपैक क्यों करना है तेरा? अर्नव ने कहा, होंगकोंग जाना है मीटिंग के लिए, 10 दिन वहीं रहना पड़ेगा। सरगम की आंखें बड़ी हो गईं। 2-3 महीने से अर्नव कहीं नहीं गया था मीटिंग के लिए। उसे लगा था कि अब अर्नव मीटिंग्स के लिए कभी भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वह जा रहा था। वह भी ऐसी सिचुएशन में जहां उनकी लाइफ बीच मझधार में लटकी हुई थी, पर अर्नव के लिए भी उसकी मीटिंग्स इंपॉर्टेंट थी। मिताली ने कहा, कब की फ्लाइट तेरी? अर्नव ने कहा, कल शाम को जाना है। सरगम और भी ज्यादा हैरान थी और उसे गुस्सा आ रहा था। उसने उसे क्यों नहीं बताया पहले? मिताली ने कहा, ठीक है, लेकिन घर आ जाना और कल कंपनी मत जाना, रेस्ट कर लेना। अर्नव ने कहा, ठीक है। उसके बाद उसने फोन रख दिया। फिर वो सरगम की तरफ मुड़ा, तो सरगम उसे गुस्से से देख रही थी। अर्नव ने कहा, क्या हुआ? मैं बताना भूल गया। सरगम ने उसका गला पकड़ लिया और कहा, मन कर रहा है दबा दूं। अर्नव ने हल्के से हंसते हुए कहा, दबा दो फिर, मैं तुम्हारा दबा देता हूं। दोनों एक साथ ऊपर भगवान को प्यारे हो जाएंगे। सरगम ने उसका गला छोड़ दिया और कहा, क्या हीरो, आप मुझे छोड़कर होंगकोंग जा रहे हैं, वो भी 10 दिन के लिए? अर्नव ने कहा, मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं, 10 साल के लिए नहीं, आ जाऊंगा। सरगम ने कहा, और इन 10 दिनों में कुछ हो गया तो? अर्नव ने कहा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अब चलो, मुझे थोड़ा प्यार कर लो, क्योंकि 10 दिन तो नहीं मिलेगा। सरगम ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन फिर उसने अर्नव को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अर्नव उसे किस करने में मशगूल हो गया। उसने अपने बचे हुए कपड़े भी निकाल दिए और सरगम के बचे हुए सारे कपड़े भी निकाल दिए। दोनों बिल्कुल नेकर एक दूसरे की बाहों में थे। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। अर्नव उसे किस करते हुए उसके पैरों के पास आ गया। सरगम मचल गई। अर्नव ने आज पहली बार उसके पैरों के बीच में भी अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगा। दोनों तड़प उठे। अर्नव को भी अब इससे आगे बढ़ना था और सरगम को भी,
लेकिन अर्नव आगे नहीं बढ़ना चाहता था। एक तरफ दिल कहता था कि बढ़ जाए, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ दिल कहता था कि ना बढ़े। अगर गलती से सरगम को कोई प्रॉब्लम हुई तो वह रोएगी और उसका रोना देखा नहीं जाएगा। वो फंस गया था, लेकिन उसने किस करना बंद नहीं किया। सरगम के चेहरे पर मुस्कान भी थी और बेचैनी भी। वह बेचैन होकर अर्नव के चेहरे को अपनी तरफ और भी ज्यादा खींच रही थी। अर्नव किस करते करते उसे स्मूच भी कर रहा था, जिससे सरगम को बहुत ज्यादा अच्छा और प्लेजर फील हो रहा था। अर्नव पूरा आगे नहीं बढ़ा था, पर वो काफी आगे बढ़ चुका था। बस एक स्टेप सच में रह गया था। अर्नव उस जगह को छोड़े नहीं रहा था, जैसे उसे कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो। जब सरगम की सांसें तेज होती तो वो और तेजी से किस करता, सरगम की चीख निकल जाती। अर्नव वापस उसके ऊपर आकर बोला, तुमने मुझे पागल कर दिया है, सरगम। सरगम ने कहा, तुमने मुझे आगे बढ़ाने को कहा था, अब मत रोकना खुद को। अर्नव ने कहा, तुम्हें दर्द होगा। सरगम ने कहा, सहन कर लूंगी। और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अर्नव ने सरगम के पैरों को हल्का सा फैलाया और अपनी कमर से लपेट लिया। फिर उसने सरगम के होठों पर अपने होंठ रख दिए और कहा, थोड़ा सा ही। उसके बाद वो खुद को उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह गया ही नहीं और सरगम की चीख निकल गई। वह जोर से रोने लगी। अर्नव ने तुरंत उसे छोड़ दिया और कहा, नहीं, अभी नहीं। सरगम ने कहा, प्लीज, अब आप ऐसे तड़पा नहीं सकते। अर्नव ने कहा, मना कर दिया ना मैंने, एक बार, नहीं मतलब नहीं। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे करीब नहीं गया और तुम चिल्ला उठी। रोती शादी के बाद ही भूल जाओ कि अब मैं आऊंगा तुम्हारे करीब। सरगम की आंखें बड़ी हो गईं और उसने कहा, ऐसा मत बोलो। अर्नव ने कहा, मेरे लिए फिजिकल लव इम्पोर्टेंट नहीं है। तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे किस करने से भी तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी। शायद कभी कभी मैं ज्यादा वाइल्ड हो जाता हूँ। सरगम ने कहा, होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक दूसरे को फिजिकल लव नहीं देंगे। ये तो दुनिया की रीत है, आना पड़ता है दूसरे के करीब। अर्नव ने कहा, शादी के बाद सोचूंगा, लेकिन उससे पहले आने से रहा। उसके बाद वो तुरंत खड़ा हो गया। सरगम इतनी तेज चिल्लाई थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। अर्नव ने अपने आप को उसके अंदर एंटर भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो चिल्ला गई थी। अर्नव खड़ा हो गया तो सरगम भी खड़ी हुई और पीछे से उसे पकड़ लिया और कहा, प्लीज हीरो, इतना करीब आ गए हो तो और भी आ जाओ ना। अर्नव ने कहा, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, सरगम, तुम्हें दर्द हो रहा है। उसके बाद वह अपने सीने से सरगम का हाथ हटाने लगा, लेकिन सरगम ने उसे कसकर पकड़ रखा था और बोली, प्लीज हीरो, मत जाओ ना, वरना मम्मी मेरी शादी कहीं और कर देगी, प्लीज। अर्नव ने उसका हाथ हटाया और एक जोर का थप्पड़ सरगम के गाल पर जड़ दिया। सरगम का चेहरा एक तरफ हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्नव ने उसे थप्पड़ मारा है। अर्नव को भी यकीन नहीं हुआ कि उसने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके हाथ अपने आप ही उठ गए थे। वो तुरंत सरगम के पास आया और उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर तुम जिद कर रही हो, वो भी गलत, तुम्हें तकलीफ हो रही है। सरगम ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, आपने मुझे मारा, उस आदमी ने भी मुझे मारा, सब मारते हैं, सब मुझे गलत बोलते हैं, मैं कब गलत हुई, आपका प्यार ही तो मांग रही हूं ना। उसके बाद उसने जोर से धक्का देकर अर्नव को दूर किया और अपने कपड़े पहनने लगी। अर्नव को बुरा नहीं लगा कि उसने उसे धक्का दिया, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने ये कहा कि उसे आदमी ने भी थप्पड़ मारा। अर्नव पास आया और बोला, किसने मारा? सरगम ने कहा, क्यों बताऊं? नहीं बताना? उसके बाद वो अपनी साड़ी को ठीक से पहनने लगी। अर्नव पास आया और बोला, मुझे बताओ, किसने मारा? सरगम ने उसे फिर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अर्नव ने उसे कसकर पकड़ लिया और दीवार से लगा दिया। इस बार अर्नव चिल्लाया, मैंने पूछा, किसने मारा? सरगम डर गई और बोली, निमृत के पापा के आदमियों ने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से मेरा सिर पत्थर पर लग गया और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी। उसने रोते रोते यह बात कही और अर्नव के गले लग गई। अर्नव ने तुरंत टेबल से फोन उठाया और अपने असिस्टेंट आलोक को कहा कि उसे उस दिन कॉलेज में जो भी कुछ हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो हांगकांग जाने से पहले उन आदमियों की लाश देखना चाहता है। अर्नव ने सरगम को थप्पड़ मारा था, जिस पर सरगम ने गुस्से से अर्नव को दूर की तरफ धक्का दिया था। उसने ये बोल दिया था कि उसे हर कोई बस मारता रहता है और हर कोई बस परेशान करता रहता है, कोई उससे प्यार नहीं करता।
अर्नव को उसके धक्का देने से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उसके आगे आकर पूछा, किसने मारा? सरगम ने कहा, नहीं बताऊंगी। अर्नव ने फिर पूछा, मैंने बोला, किसने मारा? लेकिन सरगम उसके मारने से रोने लगी थी। जब वह नहीं बता रही थी तो अर्नव चिल्लाया था, जिस पर सरगम ने रोते रोते उसे बता दिया कि निमृत के पापा के कुछ आदमियों ने उसे थप्पड़ मारा था। अर्नव ने उसी वक्त आलोक को फोन करके बोला, मुझे उन आदमियों की लाश देखनी है, कल होंगकोंग जाने से पहले। उसके बाद उसने सरगम को वापस अपनी बाहों में समेट लिया। सरगम रो रही थी, उसकी बाहों में खड़ी हुई थी। अर्नव ने कसकर उसे पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर लाकर खुद के कपड़े भी पूरे पहन लिए और सरगम की साड़ी को भी ठीक कर दिया। फिर उसे लिटाकर कहा, चलो सो जाओ। ये सुनकर सरगम ने कहा, नहीं, मैं घर जाऊंगी। अर्नव ने कहा, ऐसे आधी रात को घर जाओगी तो शक होगा, चलो सो जाओ। सरगम ने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, छोड़ो मुझे। वो अर्नव से दूर हटने लगी तो अर्नव ने उसकी दोनों कलाई पकड़ी और उसे बिस्तर पर लाकर अपनी बाहों में समेट लिया। सरगम बार बार खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नव उसे दूर नहीं कर रहा था। उसने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में लिया और उसके सिर को थपथपाने लगा ताकि उसे नींद आ जाए। काफी देर तक सरगम खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन अर्नव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उससे छूट नहीं पा रही थी। एक वक्त आया जब उसकी नींद लग गई। सुबह जब सरगम की नींद खुली तो वह अर्नव की बाहों में शांति से सो रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और अर्नव को देखा। उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं और उसे गुस्सा भी आया और खुशी भी हुई कि अर्नव आखिरकार उसे छोड़कर भी उसके पास आया। उसने अपनी आंखों को फिर से बंद किया और अच्छे से खुद को अर्नव की बाहों में समेट लिया। कुछ देर बाद अर्नव ने कहा, चलो उठो। सरगम ने कहा, आप जाग रहे हो? अर्नव ने कहा, मैं बहुत देर से जाग रहा हूं। चलो उठो, मुझे घर जाना है और थोड़ा रेस्ट करना है। सरगम ने पूछा, आप होंगकोंग क्यों जा रहे हो? अर्नव ने कहा, मेरा होंगकोंग जाना जरूरी है। सरगम इस पर उठ गई और बैठ गई। उसकी बॉडी पर साड़ी अभी भी थी। अर्नव ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लिया और उसकी गर्दन पर हल्के से किस करते हुए बोला, वैसे तुम ये बात कैसे छुपाओगी? सरगम ने कहा, मैं कब छुपा रही हूँ? अर्नव ने कहा, ठीक है, और मुझे ज्यादा मिस मत करना। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं कोशिश करूंगा कि 10 दिन से पहले ही आ जाऊं। ठीक है। उसके बाद अर्नव ने कहा, फिर मम्मी पापा को बोलूंगा कि वह एक बार तुम्हारे घर आए और मेरे बारे में बात करें। अर्नव की बात सुनकर सरगम ने अपना सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों तैयार होकर वहां से चले गए। सरगम ने घर आने से पहले ही मेकअप कर लिया था और उसके बाद वह सीधे अपने घर आई और कमरे में आकर वॉशरूम में चली गई। वो शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए उसने शावर को ऑन किया और रोने लगी। इससे पहले भी उसे एक बार थप्पड़ मारा गया था, लेकिन तब उसे ज्यादा महसूस नहीं हुआ था। इस बार उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस बार उसकी कोई गलती नहीं थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि अगर उसने प्यार मांगा था तो उसे मारने की क्या जरूरत थी। वो काफी देर तक रोती रही और शावर के नीचे खड़ी रही। जब उसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ तो वह बाहर आए, क्लोजेट में कपड़े पहने और बिस्तर पर ऐसे ही लेट गई। सारिका कमरे में आई और बोली, हो गया तेरा नाइट आउट। चलो तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है। सरगम ने कहा, आज नहीं जाऊंगी। सारिका ने पूछा, क्यों, तबीयत आज भी ठीक नहीं लग रही क्या? सरगम ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा। सारिका ने कहा, किसी और डॉक्टर के पास जाना है क्या? सरगम ने कहा, नहीं, मुझे बस थोड़ी देर सोना है। रात भर नींद नहीं आई थी, इसलिए मुझे सोने दो। इसके बाद सारिका ने ना कपड़े बदले और ऐसे ही बेडरूम में जाकर ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लिया। सारिका ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और फिर एस बड़ी ई का टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया और वहां से चली गई। नीचे जब वह आई तो वशिष्ठ ने पूछा, सरगम कहाँ है? उसे नाश्ता नहीं करना? सारिका ने कहा, उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए सो रही है। कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में खिला दूंगी। वशिष्ठ ने सिर हिलाया और फिर वह अपने काम के लिए चला गया। यहाँ दूसरी तरफ अक्षय के घर में इस वक्त किंजल परी को तैयार कर रही थी और अक्षय वॉशरूम में था। परी तैयार होकर बोली, मम्मी, मैं नादादी के पास जा रही हूँ खेलने के लिए। ये सुनकर किंजल ने सिर हिलाया और परी वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद अक्षय वॉशरूम से बाहर आया।
उसने अपनी कमर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। बाहर आया तो उसे सामने किंजल की गोरी मखमली पीठ नजर आई। उसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वह नीचे झुककर बिस्तर ठीक कर रही थी। अक्षय और किंजल के बीच में धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, लेकिन अक्षय ने किंजल को अभी पूरी तरह से माफ नहीं किया था। फिलहाल वो उसे देखकर खो सा गया था। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसकी कमर में अपना हाथ डाला। किंजल एक पल के लिए घबरा गई और मुड़कर देखने लगी। अक्षय ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, क्या कर रही हो? अक्षय की बात सुनकर किंजल धीरे से बोली, बेड ठीक कर रही हूँ। तभी अक्षय ने उसे बिस्तर पर गिराया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों को अपने होठों में बंद कर लिया। ये देखते ही किंजल की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर ली और अक्षय के सिर में अपने हाथ फंसा लिए। दोनों एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे को इस तरह से छू रहे थे। तभी वहां परी आ गई। जब उसने अपनी मम्मी पापा को इस तरह से देखा तो बोली, आप दोनों क्या कर रहे हो? वो दोनों बिल्कुल हैरान हो गए और तुरंत एक दूसरे से दूर हो गए। किंजल ने कहा, तुम तो नीचे खेलने गई थी ना, अपनी दादी के पास? परी ने कहा, दादी ने कहा कि बाद में खेलेंगे, उन्हें अभी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अक्षय ने कहा, क्यों, क्या हुआ? परी ने कहा, पता नहीं, कह रही है कि सर में दर्द हो रहा है। पर आप दोनों क्या कर रहे थे? किंजल ने इस पर कहा, कुछ नहीं कर रहे थे। तुम बताओ, कुछ खाओगी? परी उसके पास आए और उसकी गोद में चढ़ गई। उसने कहा, हाँ, पिज्जा खाना है। किंजल ने कहा, वॉट? पिज्जा खाना है? वह भी सुबह सुबह, पागल लड़की। दूध मिलेगा? परी ने कहा, तो पूछा क्यों, जब दूध ही पिलाना था? अक्षय को इस पर हंसी आ गई और फिर उसने परी को अपनी गोद में लिया और कहा, अभी वह पी लो और खा लो जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें देंगी। शाम को मैं आते आते तुम्हारे लिए एक पिज्जा ले आऊंगा। परी इस पर खुश हो गई और वह बिल्कुल अक्षय से चिपक गई। फिर किंजल को देखकर बोली, आप तो गंदी हो, पापा अच्छे हैं। और उसके बाद वह नीचे उतर गई और बोली, अरे हाँ, ताईजी के पास जाकर खेल सकती हूँ। मैं उनके पास जा रही हूँ, वैसे भी उनका छोटू बेबी आने वाला है बहुत जल्दी। किंजल इस पर कुछ नहीं बोली और ना ही अक्षय ने कुछ कहा। अक्षय की भाभी पहली बार प्रेग्नेंट थी और सब उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। कभी कभी किंजल को जलन होती थी, क्योंकि उसे वह केयर नहीं मिली जो उसकी भाभी को मिल रही थी। लेकिन यह उसी की गलती थी। वह क्यों भागी थी? अगर ना भागती तो उसे भी वो केयर मिल जाता। किंजल ने कहा, मुझे भी ये केयर चाहिए। अक्षय ने कहा, कैसा केयर चाहिए तुम्हें? सब तो कर रहे हैं तुम्हारी केयर। किंजल ने कहा, मुझे भी प्रेगनेंसी वाली केयर चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि परी के पास उसका छोटा सा भाई होना चाहिए? अक्षय ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। और अपना दिमाग कहीं और लेकर जाओ, क्योंकि मैं पास आने से रहा। किंजल ने कहा, अब मुझे अचानक से होश आया कि मैं क्या कर रही थी। मैंने तो कुछ नहीं बोला। अक्षय ने कहा, अब इस तरह के प्रोसेस दोगी तो कोई भी मदहोश हो जाएगा। किंजल उसके पास आई और बोली, वैसे तो तुम भी पिघल रहे हो, मुझे पता है, और तुम भी मुझे माफ कर चुके हो। बस तुम्हारा ऊपर ऊपर का सख्त शरीर यह मानने को तैयार नहीं है। अक्षय ने कहा, और नहीं मानूंगा कभी भी, ठीक है। अपनी एक औलाद से खुश रहो, दूसरी नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं कभी आने वाला नहीं तुम्हारे पास। किंजल ने उसे अपनी तरफ खींचा और एक दीवार से लगाया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है और मेरे करीब आना चाहते हो। बस तुम मौका ढूंढ रहे हो कि ऐसा कोई मौका मिले जिसमें मैं तुम्हें कुछ ना कहूं, है ना? अक्षय ने कहा, नथिंग इज लाइक दैट। किंजल उसके चेहरे के करीब आए और बोली, एवरीथिंग इज लाइक दैट। और उसके बाद उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी, साथ ही अपनी साड़ी को दूसरे हाथ से निकालने लगी। अक्षय की आंखें खुली थी और वह सब देख रहा था। उसने किंजल को दूर किया और कहा, क्या बदतमीजी है। किंजल ने कहा, बदतमीजी नहीं है, यह मेरा प्यार है। उसके बाद उसने अक्षय को बेड की तरफ धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गई। उसने कहा, यह आपकी बीवी का प्यार है, आपके लिए पतिदेव। उसके बाद उसने अक्षय के गर्दन पर अपने होंठ रखे और अपने हाथों को उसके सीने पर चलाने लगी। दूसरी तरफ सिंह रायजादा मैंशन में अर्नव घर आया और आते ही कमरे में जाकर सो गया। तभी मिताली वहां आई और बोली, अर्नव, नाश्ता तो कर लेता। अर्नव, जो अभी नींद में जाने ही वाला था, वो बोला, नहीं, मुझे नहीं खाना। मिताली उसके पास आकर बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर तुझे नहीं जाना
तो मत जाना। मुझे पता है कि तुझे वहां पर सरगम की बहुत याद आएगी। अर्नव ने अपने हाथ अपनी कमर रखते हुए कहा, मुझे पता है, मुझे उसकी याद आएगी और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। वहां पर मुझे एक सुकून भरी नींद चाहिए। यहाँ पर आने के बाद वह सुकून भरी नींद मुझे सरगम की बाहों में मिलेगी। क्या आप मेरे लिए सरगम को लेकर आएंगी जब मैं वहां से आऊंगा? कहते हुए अर्नव ने अपना सर उठाकर मिताली को देखा। मिताली कुछ पल के लिए खामोश रही और फिर बोली, अगर पॉसिबल होता तो बहुत पहले नहीं ले आई होती। अर्नव ने कहा, दोबारा कोशिश कर लो, क्या पता आ जाए। अब मैं नहीं रह पाता उसके बिना। उसके बाद उसने अपना सर वापस उसकी गोद में सही से रख लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। मिताली ने उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, कोशिश करूंगी कि आ जाए। अर्नव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, अब तुम मेरे घर में रहोगी, सरगम। बहुत हो गई तुम्हारे माँ बाप की नाराजगी, और बहुत हो गया मैं तुमसे दूर। जैसे ही आऊंगा, तुम या तो मेरे घर पर होनी चाहिए या मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें उठा लाऊंगा और अपने पास रखूंगा। मुझे लिव इन में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ महीने लिव इन में रहूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। मुझे तुम चाहिए, अब और दूरी नहीं बर्दाश्त। शाम के वक्त वह होंग कोंग के लिए चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार सरगम को कॉल किया, लेकिन सरगम ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वह सो रही थी और उसका फोन साइलेंट पर था। उसे लगा कि शायद सरगम कहीं व्यस्त होगी। इसीलिए उसने मैसेज डाल दिया और लिखा कि 10 दिन वो शायद कॉल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि होंग कोंग के जिस एरिया में वह जा रहा है वहां नेटवर्क बहुत खराब है। उसके बाद वह फ्लाइट की तरफ बढ़ गया और कुछ ही देर में फ्लाइट मुंबई से होंग कोंग के लिए टेक ऑफ हो गई। 2 दिन बाद सरगम का घर। आज फाइनली सरगम कॉलेज जा रही थी और उसकी अर्नव से बेकार नेटवर्क के होते हुए भी बात हो गई थी, लेकिन अर्नव ने कहा था कि उनके पास शायद ही उन दोनों की बात हो पाएगी। इसीलिए सरगम ने कहा, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम कीजिए और जल्दी से आ जाइए। सरगम तैयार हो चुकी थी और वह नीचे की तरफ आ रही थी। तभी उसने देखा कि नियंत्रण एक बड़ा सा गुलाब का बुके लेकर उसके घर पर खड़ा है और उसके पेरेंट्स उसे हैरानी से देख रहे हैं। सरगम धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। नियंत्रण ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत उसके पेरेंट्स को छोड़कर सरगम के पास आया और घुटनों पर बैठकर बोला, आई लव यू। ये सुनकर सरगम हैरान हो गई और बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें एक बार मना किया ना, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, या तुम्हारे पास उल्टी खोपड़ी है? नियंत्रण ने अपना चश्मा हटाया और बोला, आई नो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है मेरे तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करने से, पर मैं सबकी माफी मांग रहा हूं ना। प्लीज अब मुझे एक्सेप्ट कर लो। बहुत दिन हो गए अब तो। सरगम ने कहा, कभी नहीं करूंगी। नियंत्रण ने कहा, अब मुझे रुलाओगी क्या? बच्चे की जान लोगी क्या? हाँ कर दो। सरगम ने कहा, एक बार कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। सारिका ने कहा, कोशिश तो करके देख ले। सारिका की यह बात सुनकर सरगम हैरान हो गई। वशिष्ठ ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि सरगम। तभी सारिका ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे पता है कि सरगम के साथ इस लड़के ने गलत किया है, लेकिन अगर यह सॉरी बोल रहा है तो एक बार इसकी बात मानकर देखो। एक बार अपनी रिलेशन को इसके साथ आगे बढ़ाकर देखो तो सही। नियंत्रण तुरंत सारिका के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कितनी अच्छी सासू माँ है मेरी, देखा, मेरी इतनी साइड लेती है। थैंक यू सासू माँ जी। अब अपनी बेटी को समझाइए कि वह मेरे साथ खुशी खुशी रह लेगी। मुझे पता है, मैं उसे पूरी खुशी दूंगा। जहां बोलेगी वहां लेकर जाऊंगा। इंडिया में नहीं रहना तो विदेश में लेकर जाऊंगा। वो कहेगी एक्टर बनना, एक्टर बनाऊंगा। वो कहेगी म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन बनाऊंगा। वो कहेगी पेंटर बनना, पेंटर भी बना दूंगा। जो भी कहेगी वह मैं उसे बनाऊंगा। वशिष्ठ ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती हो ना कि सरगम। सारिका ने वापस उसकी बात काट दी और कहा, जानती हूँ, सब जानती हूँ, और मैं बहुत सोच समझकर यह बात कह रही हूँ। सरगम नियंत्रण के साथ शादी करेगी और यह बात फाइनल है। ये सुनकर सरगम हैरान हो गई। सुबह सुबह अचानक से सारिका ने क्या कोई भूत खा लिया था जो ऐसी अजीब बात कर रही थी? सरगम ने कहा, मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप अच्छे से जानती हैं। सारिका ने वापस उसकी बात काट दी और कहा, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ, और जो मैंने फैसला लिया है
वो बहुत सोच समझ कर लिया है। तेरे लिए नियंत्रण ही बेस्ट है, और अब मैं कोई बहस नहीं चाहती, कोई भी नहीं। उसके बाद उसने आंखें दिखाईं, क्योंकि वो बिल्कुल भी वशिष्ठ और सरगम के मुंह से अर्नव का नाम नहीं सुनना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि नियंत्रण को पता चले कि सरगम का किसी के साथ रिलेशन चल रहा है। नियंत्रण ने कहा, थैंक यू सो मच। अब मुझे पता है कि एंगेजमेंट के लिए आप अपनी बेटी को मना ही लेंगी। सारिका ने कहा, जरूर मना लूंगी। नियंत्रण ने कहा, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा पंडित है। वो सगाई की बहुत अच्छी और जल्दी तारीख निकाल देंगे। तो हम सगाई कर लेते हैं। शादी हम चाहे इसके कॉलेज खत्म होने के बाद कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। सारिका ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर शादी अभी भी हो जाएगी तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वशिष्ठ का मन कर रहा था कि वह एक थप्पड़ खींचकर सारिका के चेहरे पर लगा दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता था। सरगम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना बैग वहीं पटका और कहा, नहीं जाना मुझे कोई कॉलेज। उसके बाद वह गुस्से में अपने कमरे में गई और दरवाजा पटक कर बंद किया। बेड पर उल्टे जाकर गिर गई और तकिए में अपना चेहरा छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। उसने खुद से कहा, आपको भी इसी टाइम जाना था हमें छोड़कर? और फिर वह वापस रोने लगी। नियंत्रण ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। सारिका ने कहा, जरूर ठीक हो जाएगी। और उसके बाद सारिका ने कहा, तुम सगाई की तारीख बताओ। नियंत्रण वहां से चला गया, वो बुके लेकर। वशिष्ठ ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोले जा रही थी सगाई की बात? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी बेटी अर्नव से प्यार करती है? सारिका ने कहा, बहुत अच्छे से जानती हूं, और मैं नियंत्रण के साथ उसकी शादी नहीं करने वाली। वशिष्ठ ने कहा, वॉट डिड यू मीन? सारिका ने कहा, आई नो अर्नव ही बेस्ट है मेरी बेटी के लिए, लेकिन मुझे उसकी परीक्षा लेनी है। अगर वो सच में मेरी बेटी से प्यार करता है तो वह शादी नहीं होने देगा। मुझे पता है कि वो अभी यहाँ नहीं है, होंगकोंग में है। शायद सगाई हो जाएगी, लेकिन जब तक शादी का वक्त आएगा वह आ जाएगा, और मुझे देखना है कि वह क्या करेगा। उसे जाने देगा या अपनी जान लगा देगा उसे अपने पास लाने के लिए। अगर वह इस टेस्ट में पास हुआ तो मैं उसी दिन दोनों की शादी कर दूंगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं उसकी शादी नियंत्रण से कर दूंगी। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। वशिष्ठ को लगा कि उसकी बीवी सच में पागल हो गई है और उसे पागल खाने भेजने की जरूरत है। लेकिन तभी मुड़कर सारिका ने उसे देखा और कहा, सरगम को मत बताना कि मुझे कोई टेस्ट लेना है, वरना वो मुझे रोकने लगेगी और अंदर ही अंदर अर्नव को बता देगी, और फिर अर्नव हर हाल में जीत जाएगा। वशिष्ठ ने कहा, बेवकूफ नहीं हूं तुम्हारी तरह। सारिका ने कहा, अच्छा हस्बैंड। यहाँ दूसरी तरफ सरगम बेड पर जाकर अच्छे से बैठी और उसने अर्नव को फोन मिलाना शुरू किया। एक बार नहीं लगा, 2 बार नहीं लगा, 10 बार नहीं लगा, उसने लगातार 15 बार कॉल किया, लेकिन अर्नव का फोन बार बार नॉट रीचेबल ही बता रहा था। सरगम फूट फूट कर अपने चेहरे को हाथ में लिए रोती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने ये सोचकर फोन उठा लिया कि अर्नव का होगा, और बिना देखे ही उसने फोन उठा लिया और कहा, हीरो, मुझे आपको कुछ बताना है। दूसरी तरफ से निमृत की आवाज आई, क्या हुआ तुझे? तू इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही है? दूसरी तरफ से निमृत की आवाज सुनकर उसने फोन को अपने कान से हटाकर देखा और फिर बोली, कैसी है तू? अच्छे से पहुंच गई ना? वहां पर सेटल हो गई ना अच्छे से? निमृत इस वक्त लॉस एंजेलिस के एक अच्छे बड़े घर में थी और यह घर मेघ का ही था। वो बोली, बहुत अच्छे से पहुंच गई हूं, और मैं सच में बहुत खुश हूं। मेघ मुझे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता। तभी पीछे से सामान को घर में लाता हुआ मेघ आया और उसने उसे पकड़ लिया और कहा, किससे बात कर रही है मेरी जानेमन? दूसरी तरफ से सरगम ने कहा, हमसे बात कर रही ऐतिहासिक जीजाजी। जैसे ही मेघ ने सरगम की आवाज सुनी, उसने फोन निमृत के हाथ से लिया और कहा, कैसी है मेरी भाभी जी? सरगम ने कहा, अच्छी हूं, पर आप मुझे प्लीज भाभी मत बुलाइए। आराम से सोफे पर बैठे हुए मेघ ने कहा, क्यों? सरगम ने रोते हुए कहा, आप मेरा हीरो के साथ कांटेक्ट करवा सकते हैं क्या? मेघ ने कहा, क्या हुआ? वो तो होंगकोंग गया हुआ है ना, और वहां पर नेटवर्क का बहुत इशू है। सरगम ने कहा, प्लीज एक बार कर दीजिए, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी सारी बातें बता दूंगी, बस एक बार बात करवा दीजिए। मेघ ने कहा, हुआ क्या है? मुझे बताओ तो सही। सरगम ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। निमृत भी सुन रही थी, क्योंकि फोन स्पीकर पर था।
निमृत ने कहा, वो कुत्ता, हरामी, नियंत्रण ने तुझे प्रपोज कर दिया। मुझे पक्का पता है कि वो तुझसे बदला ले रहा है, क्योंकि तूने उसे पूरे कॉलेज के सामने जलील किया था, इसीलिए। सरगम ने कहा, मुझे नहीं पता वो सच में प्यार करता है या जलील करना चाहता है, लेकिन मम्मी मान गई उसकी बात। मुझे मम्मी पर नियंत्रण से ज्यादा गुस्सा है। वो अच्छे से जानती है कि मैं कितना प्यार करती हूँ हीरो से, लेकिन फिर भी मान गई, तो मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेघ ने कहा, डोंट वरी सरगम, मैं यहाँ से अर्नव को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से होंग का कनेक्शन थोड़ा पास का पड़ता है, इसलिए शायद यहाँ से थोड़ा इजी हो जाए। इंडिया से महंगा भी है और थोड़ा लॉन्ग भी, इसलिए शायद ना हो। मैं देखता हूँ, जो भी होगा मैं तुझे बता दूंगा। तुम अपनी प्रॉब्लम को अपने अंदर मत रखो, जितनी भी प्रॉब्लम है सारी मुझे बताती रहना, और अगर अर्नव से मेरा कांटेक्ट होता है तो मैं उसे बता दूंगा। सरगम ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सगाई होकर ही रहेगी नियंत्रण के साथ। रात भी नहीं हुई थी कि नियंत्रण ने फोन करके बता दिया कि 2 दिन बाद ही, यानी परसों ही, उन दोनों की सगाई का मुहूर्त निकाला गया है और इतनी जल्दी अर्नव होंग से नहीं आ सकता था। सरगम ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि होंग और इंडिया का ट्रैवल डिस्टेंस कम है, लॉस एंजेलिस और होंग से। मेघ ने कहा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ है और ज्यादा हाई फाई है, इंडिया में नहीं है, इसीलिए ट्रैवल डिस्टेंस भले ही लॉस एंजेलिस और होंग का इंडिया होंग से ज्यादा हो, लेकिन कनेक्टिविटी वहाँ काम है। यहाँ दूसरी तरफ होंग में अर्नव इस वक्त होटल के रूम में था और लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। तभी एक लड़की उसके रूम में आई और बोली, अर्नव टेक दिस। अर्नव ने कहा, रख दो इसे। उसके बाद वो फिर काम करने लगा। वहां पर नेटवर्क का सच में बहुत गंदा इशू था। उसने खड़ा होकर खिड़की के पास आकर कहा, लिसा, यह नेटवर्क का मैं क्या करूं, बताओ। उसके पास लिसा आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अर्नव, मैं करती हूं। तुमने यहाँ का वाई-फाई नहीं लिया क्या? अर्नव ने कहा, नहीं। बताओ क्या पासवर्ड है। लिसा ने पासवर्ड बताया और उसकी मदद से उसका नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब वो होटल के वाई-फाई के जरिए अपना काम कर रहा था। वह जाकर वापस वहीं बैठ गया। लिसा उसके साथ वाले बेड पर आकर बैठ गई और बोली, वैसे तुम 10 दिन के लिए यहाँ आए हो, है ना? लिसा एक इंडो अमेरिकन लड़की थी, लेकिन उसे हिंदी बहुत अच्छे से आती थी। अर्नव ने कहा, फिलहाल प्लान तो 10 दिन का है, लेकिन ये काम जिस हिसाब से स्लो हो रहा है, कहीं मुझे महीना भर ना रुकना पड़ जाए, पर मुझे 10 दिन से पहले यहाँ से निकलना है। उसके दिमाग में सरगम चल रही थी और सरगम के कुछ शब्द कहीं सरगम किसी और की ना हो जाए, उसके मन में घूम रहे थे। वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। होंग और इंडिया में लगभग 2.5 घंटे का फर्क था। होंग का टाइम इंडिया से 2.5 घंटे पीछे चलता था, इसीलिए जहां अभी दोपहर हो गई थी इंडिया में, वहां पर अभी भी सुबह थी। तभी कमरे की डोरबेल बजी। अर्नव ने कहा, लिसा, चेक द डोर। लिसा उठी और वो दरवाजे की तरफ चली गई और उसे खोल दिया। एक स्टाफ था जो उनके लिए खाना लेकर आया था। उसमें कुछ विदेशी डिशेज थी और साथ में वाइन के ग्लासेस भी थे। उसने उन्हें लिया और अंदर किया। लिसा ने कहा, अर्नव, टेक इट। अर्नव ने कहा, तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। लिसा उसके पास आई और बोली, अर्नव, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस जिस दिन आए थे उस दिन खाया था, उसके बाद से काम में लगे हो तुम। चलो खाओ इसे। उसके बाद वह अपने हाथों से उसे खिलाने लगी, तो अर्नव ने एक बाइट ले लिया और अपने काम में फिर लग गया। तभी उसका फोन बजने लगा। अब उसने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया था। उसने देखा मेघ का कॉल था। उसने तुरंत अपने कान से लगा लिया और कहा, बोलो। मेघ ने दूसरी तरफ से तुरंत बता दिया कि सरगम की सगाई फिक्स हो गई है। वो तुरंत खड़ा हो गया और कहा, व्हाट? पर इतनी जल्दी कैसे? मैं तो अभी परसों ही आया हूं यहाँ। मेघ ने कहा, मुझे नहीं पता, बहुत तेजी से चल रही है चीजें। तू जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथ पीले हो जाएं और वह कहीं और चली जाए। अर्नव को सारिका पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मेरी सरगम से बात हो जाएगी क्या? लिसा ने जैसे ही सरगम नाम सुना, उसे समझ में नहीं आया कि यह कौन है, लेकिन उसने पहले अर्नव को कॉल करने दिया। मेघ ने कहा, मैं कोशिश करता हूं कि यहीं से तेरा कनेक्शन हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट इंडिया का होंग से कनेक्शन नहीं हो रहा है। मैंने देख लिया है, वह काफी समय से तुझे कॉल कर रही है,
लेकिन लग नहीं रहा है। अर्नव ने कहा, मैं भी काफी समय से कॉल कर रहा हूं, लेकिन लग नहीं रहा। सही कह रहा है, यहाँ का और वहां का कनेक्शन बैठ नहीं रहा। मेघ ने ओके कहकर फोन रख दिया। तभी लिसा उसके पास आई, उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, हु द हेल इज सरगम? अर्नव ने उसका चेहरा झटका और गुस्से में बोला, माय वाइफ। ये सुनकर लिसा की आंखें बड़ी हो गईं। लिसा ने जैसे ही अर्नव के मुंह से यह सुना कि सरगम उसकी वाइफ है, वह हैरान हो गई और हैरानी से बोली, बट व्हेन यू डिड योर मैरिज? अनामिका से तो बहुत पहले शादी कर ली थी। अर्नव ने सख्ती से कहा, फोकस करो अपने काम पर। मैं तुम्हें इसीलिए यहां लेकर नहीं आया हूं कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करो, समझी? अर्नव की डांट सुनकर लिसा शांत हो गई, क्योंकि वो नई ज्वाइनिंग थी और अर्नव को उसका काम बहुत पसंद आया था। वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड थी अपने काम को लेकर और उसे लगा था कि वो होम कोम वाले प्रोजेक्ट में उसकी जरूर हेल्प करेगी, और वो कर भी रही थी। पर उसे यह नहीं पता था कि लिसा भी अर्नव के लिए अपने दिल में कुछ फीलिंग्स रखती है। वो काम में लग गई। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त निकेतन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसे पता चल गया था कि सरगम की मौत नहीं हुई है। अर्नव ने उसे बचा लिया था और अर्नव भी जिंदा है। अब उसे किसी भी तरीके से सरगम को अर्नव से छीनना था। उसने यह फैसला कर लिया था कि वो सरगम को ही बर्बाद करेगा, जिससे अर्नव खुद ब खुद मर जाएगा। निकेतन ने सामने चल रहे एलईडी स्क्रीन को देखते हुए कहा, सरगम मिश्रा, नाउ बी रेडी टू गो टू हेल। सामने एक वीडियो चल रहा था जिसमें सरगम इस वक्त अपने कॉलेज में थी और पलक के साथ बातें कर रही थी। कोई स्टूडेंट था जो निकेतन के लिए उसका वीडियो बना रहा था और उसे ऑस्ट्रेलिया भेज रहा था। निकेतन ने रिमोट कंट्रोल से वीडियो बंद किया और फिर अपने आदमियों को बुलाकर कहा, आई वॉन्ट प्लेजर। ये सुनकर उसके आदमी वहां से गए और 2 लड़कियों को लेकर आए। वो लड़कियां निकेतन पर हावी हो गईं और निकेतन उन दोनों के साथ निकेतन ने अपना डिजायर भरा खेल खेला। निकेतन एक लिस्टी और हवस से भरा इंसान था और उसकी इसी हवस को न पूरा करने की वजह से दीपाली की मौत हो गई थी। वो उसे रेड लाइट एरिया लेकर चला गया था। उसे अच्छे से याद था कि उसने दीपाली को रेड लाइट एरिया ले जाते वक्त क्या कहा था। उस वक्त दीपाली को नहीं पता था कि निकेतन उसे कहां लेकर जा रहा है। दीपाली को लगा था कि वह उसे बाहर घुमाने और नए रिश्ते बनाने के लिए कहीं दूर लेकर जा रहा है। लेकिन जब गाड़ी रेड लाइट एरिया आकर रुकी तो वह हैरान हो गई। उसने निकेतन की तरफ मुड़कर कहा, रेड लाइट एरिया क्यों लेकर आए हो मुझे? निकेतन ने कहा, तुम मेरे प्यार को पूरा नहीं कर पा रही हो, इसलिए सोचा कि थोड़ा सीख लो, इसीलिए यहां लेकर आया हूं। ये सुनकर दीपाली ने चौंकते हुए कहा, आर यू सीरियस निकेतन, तुम मुझे यहां लेकर आए हो? निकेतन ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और कहा, ऑफ कोर्स जाने मन, यहां तुम बहुत अच्छे से सीख जाओगी। जब ताए तुम्हें मारेगी और कहेगी कि मालिक के बदन की प्यास बुझाओ, तो तुम सब समझ जाओगी, वरना मारी जाओगी। इसीलिए तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। दीपाली ने अपना सिरनामे हिलाते हुए कहा, यू कांट डू दिस टू मी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे पति हो निकेतन। निकेतन ने कहा, ओह कम ऑन, मेरे पास और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, चलो। दीपाली ने मना किया तो निकेतन ने जबरदस्ती उसे गाड़ी से बाहर निकाला और घसीटते हुए रेड लाइट एरिया में ले गया। वह जमीन पर लेट गई और उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाई कि उसे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी निकेतन उसे जबरदस्ती उस कमरे में लेकर गया जहां हमेशा अर्नव आता था। निकेतन ने ताई से कहा कि उसे दीपाली के बदले पूरे 10 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन ताई के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने कहा, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। इसके बाद निकेतन ने दीपाली को वहीं छोड़ दिया और चला गया। दीपाली बस दरवाजे को ठोकती रही, लेकिन उसकी जिंदगी अब बस जहन्नुम बन गई थी। निकेतन ये सब सोच रहा था और उन लड़कियों को अपने और करीब कर रहा था। इधर इंडिया में इस वक्त सुबह का वक्त था। कॉलेज में पलक के साथ सरगम बैठी हुई थी। सरगम को बार बार नियंत्रण का वो प्रपोजल याद आ रहा था और उसने पलक को बता दिया था कि नियंत्रण ने क्या किया है उसके साथ। पलक ने कहा, मुझे तो पक्का लग रहा है कि ये उसकी कोई चाल है। मतलब इतनी स्पीड में कोई कैसे चलता है? सामने वाले की मर्जी होनी चाहिए। सरगम ने कहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है, और हीरो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। पलक ने कहा, उन्होंने कहा था ना कि वो होम कोम में है और इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा बेकार है, शायद इसलिए। बाकी तो बस प्रे करो कि वो जल्दी से इंडिया आ जाए और इससे पहले कि तेरी और नियंत्रण की सगाई हो, वो यहाँ आ जाएं।
सरगम ने अपना सिर हिलाया। तभी सारिका का उसे फोन आया। उसने फोन उठाया तो सारिका ने कहा, जल्दी आ जाना, आज तेरे लिए लहंगा लेने जाना है सगाई के लिए, कल एंगेजमेंट है, भूलना मत। सरगम ने ओके कहा और फोन काट दिया। पलक ने कहा, क्या कहा? सरगम ने कहा, लहंगा लेने जाना है सगाई के लिए, कल सगाई है ना। पलक ने कहा, तेरी मम्मी को अचानक से अर्नव से क्या प्रॉब्लम हो गई? सरगम ने अपने सिर पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी किस्मत में वह थे ही नहीं, पर मैं अपनी किस्मत खुद बदल दूंगी। अगर वह मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं उन्हें अपनी किस्मत में लिख दूंगी। मुझे सिर्फ मेरे हीरो चाहिए और कोई नहीं। उसके बाद वो खड़ी हुई तो पलक ने पूछा, कहाँ जा रही है? सरगम ने कहा, शॉपिंग, आजा तू भी चल। पलक ने अपना सिर हिलाया और फिर उसके साथ शॉपिंग के लिए चली गई। सारिका उसे मॉल में ही मिलने वाली थी। वहां पर बहुत सारे लहंगे के रंग थे, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। सरगम ने कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। सारिका ने कहा, तो क्या अच्छा लग रहा है, बताओ, वही ले लेंगे। सरगम ने कहा, साड़ी। तभी सरगम ने खुद से कहा, नहीं नहीं, साड़ी नहीं लेनी। साड़ी मैं कभी किसी और मर्द के लिए नहीं पहनूंगी। मैं साड़ी को सिर्फ अपने हीरो के लिए पहनूंगी। फिर उसने कहा, कोई अच्छा सा शरारा सूट ले लेती हूं ना। लहंगा पहनने की क्या जरूरत है, शादी में पहन लूंगी। सारिका ने कहा, ठीक है, शरारा सूट देख लेते हैं। उसके बाद उसने उनसे कहा कि वो लहंगा हटाएं और शरारा सूट दिखाएं। यहाँ सरगम ने मॉल आते आते ही मेघ को बता दिया था। उसने कहा था कि वो अर्नव को बता दे कि अगले दिन उसकी एंगेजमेंट है, कैसे भी करके अर्नव अपना काम करके आ जाए। मेघ ने अर्नव को बता भी दिया था, लेकिन अभी अर्नव का आधे से ज्यादा काम पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इंडिया जाकर सगाई रोके या फिर पहले अपना काम करे। उसका सिर दर्द कर रहा था और उसने आज पहली बार बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, सिर्फ इस सोच में कि सरगम किसी और की हो जाएगी। बार बार उसे यह बात खल रही थी, क्योंकि उसने सरगम की बात नहीं मानी। थोड़ा सा दर्द देकर उसे अपना ही बना लेता, लेकिन फिर उसके दूसरे दिमाग ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। खुद के प्लेजर के लिए वो सरगम को बिल्कुल भी दर्द नहीं दे सकता था। वह इस वक्त होंग कोंग के एक बार काउंटर पर था और लीसा उसके साथ थी। उसने ज्यादा पी ली थी तो लीसा ने कहा, अर्नव चलो मेरे साथ। अर्नव ने अपना हाथ झटका और कहा, नहीं जाना। लीसा ने कहा, अर्नव चलो। उसके बाद वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आए और गाड़ी में बिठाया। अर्नव को नशा चढ़ चुका था और वह बार बार नशे में सरगम का नाम बड़बड़ा रहा था, जो लीसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह फालतू में अर्नव और सरगम के बीच में नहीं आना चाहती थी। एक और बात थी, लीसा खुशी और प्रिंसी का एक टारगेट पॉइंट थी। उन्होंने जबरदस्ती लीसा को ऐसे ही टाइम पर इंटरव्यू देने के लिए कहा था कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करे, क्योंकि लीसा के लिए खुशी ने अर्नव के सामने रिकमेंडेशन की थी और अर्नव ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था जब उसने लीसा को अपने काम के प्रति डेडिकेटेड देखा। खुशी पहले ही समझ गई थी कि लीसा भी कुछ न कुछ फील करती है। उसे समझ आ गया था कि उसका भी सिर्फ अर्नव के प्रति अट्रैक्शन है, कोई प्यार नहीं। क्योंकि अर्नव का चेहरा, उसका काम, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि हर कोई अट्रैक्ट हो जाए। और लीसा भी कोई प्यार नहीं कर रही थी, वो बस अट्रैक्ट हो गई थी। उसे क्रश हो गया था अर्नव पर और उसने जानबूझकर उसे उसके साथ होम कोंग भी भिजवाया था, ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि अर्नव लीसा के करीब जाएगा या फिर अभी भी अपनी सरगम के लिए लॉयल रहेगा। रास्ते में ही लीसा को खुशी का मैसेज आया, क्या चल रहा है? लीसा ने कहा, काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है तो उसे लेकर होटल जा रही हूँ। खुशी ने ओके कह दिया। आज प्रिंसी उसके साथ थी। प्रिंसी ने कहा, क्या हुआ? खुशी ने कहा, वो उसे होटल लेकर जा रही है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। और यह बेस्ट पॉइंट है, अगर वो सरगम से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वह लीसा के साथ कुछ भी नहीं करेगा, और अगर नहीं करता तो नशे की हालत में वह कर देगा। प्यार बहुत गहरा होता है तो भी नशा उसे कभी खत्म नहीं करता, लेकिन अगर प्यार में कहीं भी गहराई टूटी हुई होगी तो नशा उसे बर्बाद कर देगा। अगर अर्नव का प्यार गहरा है तो वह कभी भी लीसा के करीब नहीं जाएगा, चाहे लीसा कितना भी उसे उकसाए। लेकिन अगर प्यार में कहीं कमी रह गई होगी तो वह लीसा के करीब चला जाएगा। प्रिंसी ने कहा, और यह सही है, वह नशे में है। उसने पहली बार इतना नशा किया है, उसे कैसे होश रहेगा? मुझे लगता है तूने टेस्ट के चक्कर में ओवर कर दिया है।
उसके बाद वो खड़ी हुई और अपने बिस्तर की तरफ चली गई। खुशी ने खुद से कहा, आई डोंट थिंक सो कि मैंने ओवर किया है। दूसरी तरफ लीसा अर्नव को कमरे में ले आई थी। उसका दिमाग बिल्कुल घूम गया था। उसे हर जगह सरगम नजर आने लगी थी और लीसा में भी उसे सरगम नजर आने लगी थी। नशे की हालत में वो लीसा का चेहरा देखकर बोला, तुम फाइनली मेरे पास आ गई, मेरी सरगम, तुम मेरे पास आ गई। आई लव यू, सरगम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं तुम्हारी एंगेजमेंट किसी और के साथ देख सकता हूँ। अच्छा हुआ तुम मेरे पास यहाँ आ गई और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद वह लीसा के चेहरे की तरफ झुक गया। लीसा घबरा गई। अगले दिन शाम के वक्त एयरपोर्ट पर एक कार रुकी। थोड़ी देर बाद अर्नव वहां से बाहर आया। वो जल्दी से कार में बैठा और बोला, संगीता मैरिज हॉल। उसका ड्राइवर संगीता मैरिज हॉल की तरफ चल पड़ा, क्योंकि इसी मैरिज हॉल में एंगेजमेंट होनी थी। सरगम तैयार हो चुकी थी और वह नियंत्रण के साथ खड़ी थी। दोनों के हाथ में एंगेजमेंट रिंग थी। पलक वहीं खड़ी थी। सरगम इशारे से पलक को बोल रही थी कि वह कुछ करे, क्योंकि और कोई नहीं था उसकी परेशानी समझने वाला। वशिष्ठ भी अपनी बेटी की परेशानी देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। उसे भी अर्नव का इंतजार था और वह जानता था कि अर्नव 10 दिन के लिए गया है। 4 दिन में वह कैसे इंडिया वापस आ सकता था। पंडित जी आ गए थे। उन्होंने कहा, दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। मिताली और विक्रम भी इनवाइटेड थे। उन्हें नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। सारिका पर मिताली हद से ज्यादा नाराज थी। मिताली ने सारिका से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। सारिका बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिताली ने मुंह मोड़ लिया था और कहा था, तू बिल्कुल भी अच्छी मां नहीं है, तू अपनी बेटी की खुशी के बारे में जरा भी नहीं सोच रही है। मिताली को भी साफ दिख रहा था कि सरगम इस एंगेजमेंट से कितना नाखुश है। नियंत्रण ने सरगम का हाथ पकड़ा और उसकी रिंग फिंगर के सामने अपना हाथ लेकर गया। बस उसकी उंगली में रिंग पहनने ही वाला था कि तभी सारी की सारी लाइट चली गई और एक आवाज आई, एंगेजमेंट हो गई है। सभी उस आवाज को सुनकर दंग रह गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।